हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनजातीय समाजों में स्त्रियों या तो फिर महिला बोल सकते हैं, ठीक है, की परिस्थिति या तो फिर स्थिति पर लेख लिखे, ठीक है। या तो यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि झारखंड की जनजातियों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन झारखंड की महिलाओं की स्थिति के बारे में आएगा, जनजातियों की महिलाओं के बारे में आएगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर सेम यही लिखना है, ठीक है। हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपको जनरल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले भी क्वेश्चन करवाया गया जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो झारखंड की जनजातियों में महिलाओं की स्थिति क्या है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे भूमिका पे, ठीक है। तो देखो, जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद पाया जाता है। विद्वान का मतलब होता है जो पहले के विचारधारे थे, जो पहले के लोग इसके बारे में सोचते थे, समझते थे, ठीक है। उन सभी लोगों में मतभेद पाया जाता है। कोई कहता है कुछ तो कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो कोई कहता है कि अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में जो विद्वान लोग हैं उन लोगों में कुछ मतभेद पाया जाता है, ठीक है। विद्वानों का यह मानना है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति सभी समाजों की तुलना में उच्च है, ठीक है। सभी समाजों की तुलना मतलब देखो, यहाँ पे दो प्रकार के समाज होता है, ठीक है। एक जनजातीय समाज जो कि जंगल वगैरह में रहते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है सभी समाज। सभी समाज का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली रहते हैं, जहाँ पे हमारा समाज होता है, जहाँ पे नियम कानून होता है, ठीक है। सब समाजों का मतलब समझो एक अच्छा समाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक जनजातीय लोगों का समाज होता है। तो जनजातीय समाजों में जो स्त्रियों की स्थिति है ना, वो सब समाजों की तुलना में उच्च है। सब समाज मतलब जहाँ पे हम लोग नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। ये अच्छा वाला समाज से कहीं ना कहीं जो अच्छा समाज होता है उसमें जो स्त्रियों की स्थिति रहता है कहीं ना कहीं उससे ऊंचा रहा है। कहाँ का? जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति, एक किसी विद्वान का कहना है, ठीक है। वहीं कुछ दूसरे विद्वान का क्या कहना है, अन्य विद्वानों की मानना है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी निम्न और पिछड़ी हुई है। मतलब यहाँ से कुल मैंने आपको ये बताया कि जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। मतलब उन लोगों के मत में मतभेद है, कोई कहता है कुछ तो कोई कहता है कुछ, ठीक है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि स्त्रियों की जो स्थिति है ना वो बहुत ही अच्छा है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि स्त्रियों की स्थिति अच्छा नहीं है। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया भूमिका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए कि कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं की स्थिति अच्छा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं की स्थिति अच्छा नहीं है। ये विद्वानों का कहना है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखो, अब देखो, कुछ लोग तो ये कहना कर रहे थे कि जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छा है, और कुछ विद्वान बोल रहे थे महिलाओं की स्थिति अच्छा नहीं है। तो हम एक्चुअल में कैसे जाने कि महिलाओं की स्थिति आखिर है क्या, अच्छा है खराब है, कैसे हम जांच करेंगे। तो इस पर लेवी विद्वान ने एक तरीका प्रस्तुत किया है, जिस विद्वान का नाम क्या है, लेवी। तो देखो, स्त्रियों की स्थिति का सही मूल्यांकन करने की दृष्टि से लेवी ने एक तरीका प्रस्तुत किया है। और ये तरीका कौन सा, तो देखो कौन सा तरीका ये प्रस्तुत किया है कि हम कैसे जानेंगे कि महिलाओं की स्थिति अच्छा है या नहीं है। तो हम 4 चीज़ों को जांच करके हम पता कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार है, ठीक है। तो देखो, पहला वो नियम कौन सा है, तो पहला है पुरुष स्त्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। मतलब कि जो इस पुरुष है ना वो स्त्रियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, यानी स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं कि एक दूसरे को प्रताड़ना कर रहे हैं, ठीक है। तो पुरुष स्त्रियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये पहला तरीका। इस तरीका से हम लोग पहचान सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसा है। अगर पुरुष स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है तो इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छा है, और अगर वहीं पुरुष स्त्रियों के साथ गलत तरीका से व्यवहार कर रही है तो कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति गलत है, ठीक है। ये पहला नियम है, पहला आधार है इसका जानने का, मूल्यांकन करने का। दूसरा क्या है, स्त्रियों के कानून रूप से और प्रथागत रूप से समाज में क्या स्थिति है। देखो, अब यहाँ 2 तरीका है कि स्त्रियों को कानूनी रूप से और प्रथागत रूप से समाज में क्या स्थिति है। कानूनी और प्रथा का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि एक लड़की है, ठीक है, उसका शादी हो गया, वो अपना ससुराल जाएगी, यानी कि अपना हस्बैंड के यहाँ जाएगी। तो वहाँ जाएगी तो वहाँ पे जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के यहाँ पे जाएगी वहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ नियम भी होंगे और कुछ प्रथा भी होंगे। तो नियम क्या, तो देखो नियम मतलब जो हमारा देश ने दिया है कि महिलाओं के साथ कोई मार नहीं सकता है, महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो केस दर्ज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये उनके नियम की ओर गया, और ये नियम उसके ससुराल में भी है, और लड़की जहाँ पैदा हुई थी वो नियम वहाँ भी है। लेकिन प्रथा जहाँ पे वो लड़की गई है हस्बैंड के यहाँ, वहाँ का प्रथा अलग हो सकता है। वहाँ का प्रथा ये हो सकता है कि महिलाएं खाना नहीं बनाएगी, या तो फिर ये प्रथा हो सकता है कि महिलाएं यहाँ का खाना बनाती है, महिलाएं मुंह ढक करके चलती है, ठीक है।
तो महिलाएं ये जो सिंदूर होती है वो लगाती है, या तो फिर महिलाएं जो होती है वो नाक में ये पहनेगी, चाहे महिलाओं ये नाक में नहीं पहनेगी, या तो फिर महिलाओं इस मंदिर में नहीं जा सकती है। एक होता है ना, कहीं का प्रथा बन जाता है कि महिलाएं ये काम को नहीं कर सकती है, या तो फिर महिलाएं सिर्फ ये काम को कर सकती है। तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति को जांच करने के लिए ना हम दो चीज़ों को देखेंगे कि महिलाओं जहाँ पे है ना वहाँ का कानूनी स्थिति क्या है और वहाँ का प्रथा क्या है, उनको कानूनी रूप से कितना अधिकार प्राप्त है और प्रथा रूप से कितना अधिकार प्राप्त है। तो स्त्रियों को कानूनी और प्रथा रूप से भी समाज की क्या स्थिति है, यानी महिलाओं की जहाँ पे महिला है उस समाज में उनका कानून और उनकी प्रथा कैसी है। ठीक है, इसके हिसाब से भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, महिलाओं की स्थिति का पता कर सकते हैं। तीसरा, स्त्रियों को समझ में सामाजिक सहभागिता के कौन कौन सा अवसर प्राप्त है, यानी स्त्रियों को यहाँ समझ लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे होगा स्त्रियों को समाज में सामाजिक सहभागिता के कौन कौन सा अवसर प्राप्त है। सामाजिक सहभागिता का मतलब हो गया कि समाज में उनको कौन कौन सा चीज़ें प्राप्त है, कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। सहभागिता मतलब वो कौन कौन चीज़ों में भाग ले सकती है। ठीक है, यानी कि उसको कौन कौन चीज़ों में जाने का, खाने का, रहने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो वो हम लोग बोलते हैं सामाजिक सहभागिता, कि समाज के कौन कौन सी चीज़ों में भाग ले सकती है। जैसे अगर कहीं बैठक है तो अधिकतर वहाँ पुरुष लोग ही बैठक करते हैं, महिलाओं को वहाँ पे आने के लिए नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक सहभागिता नहीं है, लेकिन वहीं अगर महिलाओं को जाने के लिए दे दिया जाता है तो हम बोलते हैं सामाजिक सहभागिता है। तो हम ये चीज़ों को भी प्राप्त करके हम लोग जान सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, कि महिलाओं को समाज में सहभागिता कैसी है, यानी वहाँ पे सहभागिता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, इसके आधार पर भी हम लोग पता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है जनजातीय समाजों में स्त्रियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। हम इसके माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, कि उन लोगों ने कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यानी कि वो जो है समाज में, ठीक है, वो महिलाएं जो है वो कौन कौन से कार्य करती है, उसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये महिलाएं की स्थिति कैसी है। अगर महिलाएं जानवर वगैरह का देखभाल करती है, बस घर परिवार में ही सीमित है, तो मतलब महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब है। लेकिन वहीं अगर महिलाएं कोई चीज़ों को बिक्री कर रही है, बड़े लेवल पर है, तो हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार से जो हमारे लेवी विद्वान थे वो 4 तरीका प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से हम लोग पकड़ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। ठीक है, अब आगे देखो, वहीं से बताया गया है, लेवी नहीं बताया, लेवी द्वारा बताया गया उपयुक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो ऊपर 4 वो चीज़ें बताई है उसको ध्यान में रखते हुए हम स्त्रियों की स्थिति पर विचार करें तो पाएंगे कि स्त्रियों को प्रथाओं के आधार पर जो अधिकार प्राप्त है उनसे उनके प्रति किए जाने वाले वास्तविक व्यवहार में काफ़ी भिन्नता है। अब देखो, लेवी ने ये कहा कि जो 4 चीज़ें मैंने प्रस्तुत किया है उसके आधार पर हम ये चीज़ों को जान पाएंगे कि स्त्रियों को देखो। अब यहाँ तक मेरा ये 4 एक तरीका था स्त्रियों की स्थिति को जानने का। अब मान लो ये चारों चीज़ों मैंने चेक कर लिया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा अगर ये चारों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्त्रियों की महिलाओं की स्थिति कैसा निकलेगा, तो देखो वही लेवी ने बताया कि अगर ये चारों चीज़ों के हिसाब से अगर महिलाओं की स्थितियों को देखा जाए ना, तो पता क्या चलेगा, पता है कि जो स्त्रियों को प्रथाओं के आधार पर जो अधिकार प्राप्त है, प्रथा के अधिकार पर, प्रथा मतलब समझ गया ना, प्रथा हर जगह सेम नहीं रहता है। हमारा समाज का प्रथा अलग है। मान लो कि हम किसी गर्ल्स से शादी करते हैं तो वहाँ का प्रथा अलग होगा। ठीक है, अगर वो गर्ल्स किसी और से शादी करते हैं तो वहाँ का प्रथा अलग होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हर जगह का प्रथा अलग नहीं होता है। ठीक है, मान लो कि अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ का प्रथा अलग है, हमारे जहाँ मामा का घर है वहाँ का प्रथा अलग है। तो प्रथा एक अलग चीज़ें होती है। ठीक है, और नियम सबके लिए लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो मान लो स्त्रियों के जो प्रथाओं के आधार पर जो अधिकार प्राप्त है ना, तो उनसे अगर हम देखें तो उनके प्रति जो वास्तविक व्यवहार है उसमें काफ़ी भिन्नता है। मतलब वहाँ का जो प्रथा है सो और उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है सो बिल्कुल भिन्नता है। कैसे सो मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे मतलब हैं जनजाति के लोग जहाँ पे महिलाओं को दूध छूने से मना किया जाता है। दूध छूने से मना किया जाता है कि नहीं, स्त्रियों के लिए दूध छूना अपुण्य का काम है, पाप होता है। ठीक है, तो वहाँ का प्रथा, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को गलत देखा जाता है, गलत दृष्टि से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में आप लोग को पता होगा, वहाँ पे हल छूने से स्त्रियों को मना किया जाता है कि हल जो है ना वो स्त्रियों को नहीं छुआ जाएगा, स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ का हमारे प्रथा क्या है, स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है कि हल छुएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अधिकार से वंचित है स्त्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों के साथ हम लोग गलत करते हैं, स्त्रियों को हम लोग मारपीट करते हैं, चाहे स्त्रियों को हम लोग वैल्यू नहीं देते। नहीं, जितना स्त्रियों को अधिकार प्राप्त है हमारे यहाँ, उतना हमारे लड़कों में, उतना ही हमारे लड़कियों में, जितना हमारे माता को अधिकार प्राप्त है उतना ही हमारे पिता को अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ का एक प्रथा है
कि वो हल नहीं छुएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कम अधिकार प्राप्त है, वो तो एक प्रथा है ना। तो अगर प्रथा को वास्तविक व्यवहार से अगर हम जोड़े ना तो काफ़ी भिन्नता है। प्रथा तो एक प्रथा ही रहेगा, लेकिन वास्तविक व्यवहार में देखा जाए तो बिल्कुल एक समान अधिकार है, ठीक है। अगर प्रथा के अधिकार पर देखा जाए ना तो पता चलेगा कि महिलाओं को लगता है कि कुछ कम अधिकार प्राप्त है, लेकिन वहीं अगर वास्तविक व्यवहार में देखें ना तो वास्तविक व्यवहार से हमें नहीं पता चलता है कि इन लोगों में कुछ भिन्नता है। जितना पुरुष को अधिकार उतना ही स्त्री को अधिकार। लेकिन हाँ, एक प्रथा है तो प्रथा की जगह में जो चीज़ें मना किया गया है पहले से वो ऑलरेडी मना ही रहेगा, ठीक है। तो वही बताया गया कि प्रथाओं के आधार पर जो अधिकार प्राप्त होता है ना उनसे कहीं ना कहीं वास्तविक जो व्यवहार है, जो हम लोग वास्तविक व्यवहार खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ कपड़ा पहनते हैं, मेरा भी कपड़ा खरीद दिया जाता है, ठीक है, स्त्रियों का भी कपड़ा खरीदा जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवहार एक जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रथाओं के आधार पर तो एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रथाओं के आधार पर और वास्तविक व्यवहार में काफ़ी भिन्नता पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे लिया है जो कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा से समझ में आएगा। और एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो जनजातियों से ही लिया है। क्यों? क्योंकि जनजातियों पर ही क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये उसी चीज़ का देखो, सबसे पहले 4 को पॉइंट दिया लेवी ने, फिर लेवी ने अपना यहाँ पे मूल्यांकन दिया, देखो कि जो प्रथा के आधार पर और वास्तविक व्यवहार में काफ़ी भिन्नता है। उसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट अभी वहीं से चल रहा है। ये पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो लेवी ने स्टार्ट किया था महिलाओं के लिए जो कुछ दिया था 4 पॉइंट, यहाँ से देखो, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो अभी एक ही चीज़ चल रहा है यहाँ तक। देखो अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल तक। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका, ठीक है। देखो जैसे हम टोडा जनजातियों को ले सकते, एक टोडा जनजाति है ले सकते हैं, ठीक है। उनकी दूधशाला पवित्र मानी जाती है, जो जहाँ पे दूध वगैरह रखा जाता है वो दूधशाला पवित्र मानी जाती है, और वही उनकी धार्मिक क्रियाओं का केंद्र है, और उसे ही अपना धार्मिक क्रियाओं का केंद्र मानते हैं, ठीक है, मतलब धार्मिक चीज मानते हैं। इन लोगों में स्त्रियों को दूधशाला में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। इन लोगों में स्त्रियों को दूधशाला वो लोग लड़की यानी स्त्री लोग नहीं जा सकती है। वो ना तो भैंस का दूध निकाल सकती है और ना ही दूध से बनी किसी वस्तु को उत्पादन कर सकती है। मतलब दूध को बिल्कुल वो छूने से वहाँ पे जो स्त्री लोग हैं उसको मना किया गया है कि ये सब नहीं छुएगी। वो वहाँ का प्रथा चलाया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बाद में किया कि नहीं स्त्री लोग बहुत गंदा होते तो नहीं छुएगी। वहाँ का शुरू से प्रथा चलाया आ रहा है कि नहीं औरत लोग को छूना ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग का एक प्रथा है कि हम लोग जानवर का सामान खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, एक नियम हम लोग का, वैसे ही वहाँ का प्रथा ही चला आ रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हमें जानवर वाला सामान खाने का अधिकार नहीं है, मतलब प्रथा चला रहा है कि हम लोग नहीं खा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यह प्रतिबंध इस कारण है कि वहाँ स्त्रियों को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानते हैं, कि मतलब वहाँ पे मानते हैं कि नहीं ये औरत लोग दूध नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ये अपवित्र हो जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों लोगों के साथ या तो स्त्री लोगों के साथ ये लोग गलत व्यवहार करते हैं कि नहीं आप लोग अपवित्र हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग छू नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नहीं छू सकते हैं, परंतु स्पष्ट है कि टोडा लोगों की प्रथाओं के अनुसार, जो प्रथाओं के अनुसार स्त्रियों की धार्मिक दृष्टि से बहिष्कृत है। यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि अगर वहाँ का प्रथा देखें तो उसके अनुसार से जो स्त्रियां का धार्मिक दृष्टि से बहिष्कृत है, मतलब उन लोगों को महिलाओं को बहिष्कृत कर रहा है, मतलब बाहर कर दे रहा है एक तरह से समझे तो, क्योंकि वहाँ पे दूध छूने का अधिकार नहीं है तो बहिष्कृत ही समझेंगे ना, तो बहिष्कृत है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन टोडा लोगों में स्त्रियों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूध छूने से मना कर दिया गया वहाँ पे तो स्त्रियों में एक समान दृष्टि से नहीं देखा जाता, नहीं, वहाँ के स्त्रियों को एक जैसा देखा जाता है, बस दूध छूने से मना किया गया ना सिर्फ, ठीक है। व्यवहारिक जीवन में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, और जितना अधिकार स्त्रियों को प्राप्त है उतना ही अधिकार पुरुषों को भी प्राप्त है, जितना पुरुषों को उतना स्त्रियों को भी, ठीक है। बस दूध छूने से सिर्फ मना किया गया, और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी किया जाता है, महिलाओं की स्थिति को पूर्ति भी किया जाता है, मतलब महिलाओं के हर एक वो अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को है, लेकिन वहाँ को बस दूध नहीं छू सकती है। तो कहीं ना कहीं हम दे सकते हैं कि प्रथा जो बन गया उसके आधार पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हम बोल सकते हैं कि ये प्रथा के अनुसार से दूध छूने से उनको मना किया गया, इसका मतलब उन लोगों को कम अधिकार प्राप्त है, नहीं, अधिकार उन लोगों को बराबर प्राप्त है, लेकिन वो एक प्रथा है, ठीक है। हम लोग कमाने के लिए लगभग हम लोग देखते हैं कि पुरुष लोग ही जाता है, तो एक हम लोग का भी समाज में प्रथा रहता है, हम लोग किसी गर्ल्स को नहीं भेज सकते हैं, किसी स्त्री को नहीं भेज सकते हैं, क्या नहीं तो फिर हो सकता है हमारे समाज वाले बोलेंगे देखो वो स्त्री को भेज दिया, तो एक प्रथा है। तो क्या अब यहाँ पे बोलेंगे कि स्त्री को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है कि वो लोग घर में बैठ के खाती है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अधिकार सेम प्राप्त है, लेकिन एक प्रथा जो होती है वो एक अलग रहती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक पॉइंट था जो लेवी के अनुसार से सिर्फ चल रहा था, लेवी ने ही 4 पॉइंट बताया, लेवी ने ही अपना स्पष्ट दिया, ठीक है, कि प्रथा तो अलग है और वास्तविक व्यवहार अलग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों के साथ गलत किया जाता, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया, तो यहाँ तक खत्म हो गया सिर्फ लेवी का बात। किसका बात था? सिर्फ लेवी जो विद्वान था उसका बात था। अब यहाँ से देखते हैं एक अलग पॉइंट, ठीक है, कि मातृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति। देखो
मात्र सत्तात्मक मीन्स होता है जहाँ पे घर का सारा अधिकार, घर का चलाने का रीति रिवाज महिलाओं के हाथों में होती है। तो वैसे समाज में महिलाओं की स्थिति कैसा है? मान लो कि हमारा समाज मात्र सत्तात्मक समाज है। मात्र सत्तात्मक मतलब यहाँ पे हर चीज़ों में माताएं यानी कि स्त्री लोग आगे रहती है। समाज में बैठक है, स्त्री लोग जाएंगे। घर का कोई निर्णय लेना तो स्त्री लोग लेंगे। अगर मान लो माँ के बाद ज़मीन का बंटवारा किस पे होगा तो बेटों पर नहीं बल्कि बेटियों पर होगा। मतलब जहाँ पे स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी है कि खराब है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मात्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति देखो, मात्र सत्तात्मक समाज वहाँ पे वो समाज होती है जहाँ पे स्त्रियों को ही सब कुछ अधिकार होती है, ठीक है। तो निश्चित से बात है जब स्त्रियों को ही सब कुछ अधिकार प्राप्त होता है तो स्त्रियों का स्थिति भी अच्छी होगी। तो मात्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी ही होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ पे पितृ सत्तात्मक होता है, पितृ सत्तात्मक मतलब वहाँ पे सब कुछ पुरुषों के हाथ में होता है, ठीक है। वहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी कम होती है। तो देखो, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जिन समाजों में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है यानी पिता से संबंधित, वहाँ स्त्रियों की स्थिति निम्न रहती है, यानी कि वहाँ पे स्थिति जो स्त्री है उसकी स्थिति नीचा रहता है। लेकिन जहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता है, माता से रिलेटेड स्त्रियों के निर्णयों से संबंधित, जहाँ पे सब कुछ माताएं यानी कि स्त्रियाँ ही कर सकती है, वहाँ स्त्रियों की स्थिति कुछ हद तक उच्च होती है। समझ गए? जहाँ पे पितृ सत्तात्मक होती है यानी कि पुरुष से संबंधित समाज होता है वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या होती है? निम्न होती है। लेकिन जहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज होता है, ठीक है, स्त्री से संबंधित समाज होता है कि स्त्री ही सब चीज़ यहाँ पे करेगी, वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या होती है? अच्छा होती है। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 जनजाति, खासी और गारो जनजातियाँ, जो कि ये दोनों जनजातियों में क्या चलता है? मात्र सत्तात्मक समाज, यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा स्त्री लोग ही आगे रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लिया, खासी तथा गारो जनजाति का, क्योंकि ये दोनों का दोनों मात्र सत्तात्मक समाज है, ठीक है। यहाँ पे हर कुछ स्त्रियाँ ही आगे रहती है। अभी दोनों एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पहले खासी जनजाति का और फिर देखेंगे गारो जनजाति क्या है। तो देखो, खासी जनजाति मात्र स्थानीय जनजाति है, ठीक है। मात्र स्थानीय जनजाति मतलब यहाँ पे हर कुछ स्त्रियाँ ही आगे रहेगी, ठीक है। अब इस जनजाति में क्या होती है? पति को विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर जाकर रहना पड़ता है। मतलब देखो, हम लोग शादी करते हैं तो जो पत्नी हम लोग का रहती है वो हमारे घर आकर के रहेगी, यानी पति के घर। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो मात्र स्थानीय जनजाति है ना, यानी मात्र स्थानीय परिवार है ना, यानी कि यहाँ पे स्त्री लोग आगे रहेंगे। तो पति को, लड़का को शादी करके लड़का को अपना घर नहीं रहना पड़ता, लड़का को लड़कियों के घर ही चल जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों को ही आगे रखा जाता है। तो पति को भी विवाह करने के बाद अपने पत्नी के घर ही जाकर के रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। और वंश नाम भी स्त्री पूर्वज के आधार पर ही चलता है। और जो यहाँ पे वंश का नाम होता है ना वो स्त्रियों के नाम पे ही चलता है। जैसे हम लोगों को पूछता है कि आप किसके बेटे, तो पापा का नाम बताता है, लेकिन यहाँ पे मामा यानी कि माता का ही नाम बताना पड़ेगा, माँ का नाम, ठीक है। इन लोगों में देवता भी स्त्रीलिंग ही होता है। जहाँ तक संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है उसका बात है तो इसका भी उत्तराधिकारी पुत्री को ही प्राप्त होती है। यानी कि जब माता वगैरह पिता का डेथ हो जाता है तो उसमें भाई को जमीन में मिलता है ना, लेकिन नहीं, स्त्रियों को ही मिलता है खासी जनजाति में, ठीक है, पुत्री होती है। और वैवाहिक मामलों में भी स्त्रियों का काफ़ी स्वतंत्रता होती है। और वैवाहिक मामलों में अगर देखें तो अब भी स्त्रियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो खासी जनजाति है यहाँ पे मात्र स्थानिक परिवार यानी कि मात्र स्थानिक जनजाति पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता है, ठीक है। एक खासी जनजातियाँ हो गया। और अगर गारो जनजातियों की बात करें तो इसमें भी सेम कंडीशन, गारो जनजाति भी मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का एक उदाहरण है, प्रस्तुत करती है। इन जनजातियों के लोग भी अपने आप को किसी स्त्री पूर्वज का ही वंशज मानते हैं। इन लोगों में भी उत्तराधिकारी माँ से पुत्री को प्राप्त होती है, यानी माँ से सीधे जमीन वगैरह जो भी अधिकार होता है वो सीधे पुत्री को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये दोनों के बारे में, ठीक है। खासी जनजातियाँ जो है और गारो जनजाति। देखो, इन दोनों प्रकार के जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था के आधार से स्पष्ट है कि इन लोगों में स्त्रियों की स्थिति ऊंची है। बिल्कुल, स्त्रियों को काफ़ी कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु इससे हम यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पुरुष पूर्ण रूप से स्त्रियों की कृपा पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि स्त्रियों आगे है तो पुरुषों को अपने अंडर रख लेगी, नहीं। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वंश परंपरा एक उत्तराधिकारी संबंधित नियम स्त्रियों के पक्ष में है, लेकिन पुरुष शून्य नहीं है। मतलब देखो, वहाँ का जो नियम कानून है वो स्त्रियों के पक्ष में है, मैं मानता हूँ। वहाँ का प्रथा स्त्रियों के हाथ में है, लेकिन पुरुषों को अधिकार नहीं मिलेगा, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुषों का अधिकार एक जैसा है, लेकिन वहाँ का एक प्रथा है कि नहीं, सारा हाथ स्त्रियों के हाथ में होगा, लेकिन दोनों को समान अधिकार मिलता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ये
मात्र सतात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति, तो यहाँ से एग्जाम्पल मैंने लिया 2 जनजाति का खासी और गारो में, ये दोनों में मात्र सतात्मक समाज ही पाया जाता है। ये दोनों जनजाति के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर ये दोनों जनजाति का एक साथ कंक्लूजन करके मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये दोनों प्रकार के जनजाति देखो, दोनों का दोनों मात्र सतात्मक समाज है, यानी जहाँ पे महिलाएं ऊंचा दर्जा मिलेगा तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पुरुषों की स्थिति अच्छा नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं पितृ सतात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति। पितृ सतात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति मतलब जहाँ पे पिता सब कुछ होगा, ठीक है, वहाँ पे स्त्री सब कुछ थी, यहाँ पे पिता सब कुछ होगा, ठीक है। तो अधिकांश जनजातियों में पितृ सतात्मक व्यवस्था पाई जाती है, और लगभग जनजाति में हमारे भी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सब रहते हैं वहाँ पे भी पितृ सतात्मक का मतलब सब कुछ पिता ही करेगा, लड़का को ही जमीन मिलेगा, ठीक है। इनमें जो आवास होता है, घर होता है, वंश परंपरा होता है, उत्तराधिकारी होता है, पुरुषों के पक्ष में होने के कारण यह समझ जाता है कि यहाँ स्त्री की स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होगी, उन्हें पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों का क्या कहना है पता है, कि जो पितृ सतात्मक समाज होता है जहाँ पे पिता ही यानी पुरुष के हाथों में ही सब कुछ होता है, वहाँ पे पुरुष ही उच्च और महिलाएं निम्न है, बट ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक प्रथा है कि सब कुछ पुरुष करेगा, लेकिन महिला और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त था। हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री को नीचा रखा गया है, सो ये भी कहना क्या होगा, गलत होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के नाम पर 2 जनजाति लेंगे, नागा और गौड़ जनजाति। ये दोनों जनजाति देखो क्या है, इन जनजातियों में पितृ सतात्मक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसके उपरांत भी यहाँ स्त्री पुरुषों पर निर्भर नहीं है। लेकिन इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ पुरुष है और स्त्रियाँ पुरुषों पर ही हमेशा निर्भर रहती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इन जनजातियों में स्त्रियों को अपने पति के साथ श्रमिक के रूप में काम करना पड़ता है, मतलब महिलाओं जो होती है वो स्त्रियों के साथ अपना मिलजुल के काम करती है, लेकिन पति का चुनाव करने, लेकिन जब शादी वगैरह होता है तो पति का चुनाव करने, विवाह करने के पूर्व यौन संबंध करने तथा पति को तलाक देने के संबंध में महिलाओं के पास स्वतंत्रता प्राप्त है। तो क्या अगर सब कुछ हाथ पुरुषों के ही हाथ में होता तो ये सबको अधिकार नहीं मिलता, लेकिन महिलाओं लोगों को सब कुछ करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब क्या कि यहाँ का बस एक प्रथा है कि हर कुछ में आगे रहेगी पुरुष लोग, लेकिन महिलाएं लोगों को भी बहुत कुछ अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे दोनों एक ही हुए फिर, ठीक है। अब देखो वही चीज़ जो मैंने 2 एग्जाम्पल ऊपर दिया नागा और गौड़ जनजाति का, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जनजातीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का संबंध मात्र सतात्मक या तो पितृ सतात्मक समाज की व्यवस्था या किसी विशेष परंपरा से नहीं है। मतलब हम जो ऊपर जितने सारे उदाहरण पढ़े उससे हम ये स्पष्ट लगा सकते हैं कि चाहे समाज पिता के हाथ में हो चाहे समाज माता के हाथ में हो, उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये महिलाओं को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है या तो पुरुषों का ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। हाँ, वहाँ का प्रथा ये होता है कि समाज महिलाओं के हाथों में या तो समाज पुरुषों के हाथों में, लेकिन अधिकार जो है महिलाओं और पुरुषों को लगभग दोनों को सेम मिलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, बल्कि समाज में स्त्रियों की स्थिति को निम्न प्रकार से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कहना है पता है, कि हम समाज के आधार पर या तो फिर कि समाज पिता के हाथ में कि समाज माता के हाथ में, इसके आधार पर हम स्त्रियों की स्थिति को मूल्यांकन नहीं कर सकते, बल्कि स्त्रियों का स्थिति को मूल्यांकन करने के लिए सही चीज़ें क्या है, तो देखो कि उन्हें विवाह संबंधित निर्णय लेने में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, कि महिलाओं को विवाह के संबंधित जब शादी हो रही होती है लड़की को तो उसके पास कितना अधिकार प्राप्त है, कि वो खुद से लड़का को देखेगा, खुद से चाहेगा शादी करेगा नहीं करेगा, तो उससे संबंधित उसके पास कितना अधिकार प्राप्त है वो चीज़ हम देखेंगे। अगर ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो तो लड़कियों को बिल्कुल ठीक है, और अगर कम अधिकार प्राप्त हो तब हम बोलेंगे कि महिलाओं की स्थिति खराब है। दूसरा, उन्हें सामाजिक सहभागिता संबंधित कितने अवसर प्राप्त है, कि महिलाओं को समाज में भाग लेने के लिए कितना अधिकार प्राप्त है, उसके अधिकार पर हम लोग जांच कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तीसरा, आर्थिक क्रिया में उनके द्वारा क्या योगदान दिया जाता है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसों से संबंधित, कि महिलाओं हमें कितना पैसों आर्थिक क्रियाओं में वो मदद करती है। मतलब देखो घर में काम करती है, धान का कटाई करती है, धान का रोपाई करती है, आर्थिक क्रिया नहीं, इससे हमें पैसा नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर भी हम लोग जाँच कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। चौथा, सभ्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति ऊंची है या नीची। सब समाज मतलब एक जो अच्छा सा समाज होता है उससे जो जनजातीय समाज में है उनमें स्त्रियों की स्थिति कैसी है, सब समाज में और जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, कहाँ पे कम ज़्यादा है, ठीक है। इसकी तुलना पर हम लोग महिलाओं की स्थिति को वर्णन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मैंने आपको बताया, ये नीचे 4 पॉइंट आप लोग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यहाँ तक लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को समझाया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने ज़्यादा गहराई से समझाया, और ये मैंने लिखने में भी इतना ही मेहनत किया जितना मैंने वीडियो बनाने में किया हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको